सभा कक्ष में मौजूद सभी साहित्यकारों को भी मेरा नमस्कार। एक छोटा सा परिचय मेरा कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन घर में एक साहित्य का माहौल होने की वजह से मेरी माँ ने भी एमए हिंदी में किया था और ऐसा माहौल था घर में, तो मैंने उसके बाद में मेरी शादी हो गई तो मैं एमएससी कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मन में एक रहता था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूँ। बच्चों के बाद मैंने एमए किया और उसके बाद मैंने पीएचडी किया है। 2008 में मुझे पीएचडी अवार्ड मिला। पीएचडी का मेरा विषय था हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, जो कि 4 भागों में प्रकाशित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इसमें कविताएं भी आती हैं और उनका पूरा जीवन भी आता है। उस पर मैंने उनकी जीवन और अंतर्दृष्टि उनकी जीवन के प्रति क्या रही है, उस पर मेरा शोध कार्य है। पीएचडी होने के बाद मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में जैसे अप्लाई भी किया और कुछ में मैंने पढ़ाया भी, लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि जिसको कहना चाहिए कि एक स्थायी नौकरी, वो शायद कुछ घटनाक्रमों के चलते नहीं ले पाई, लेकिन मैंने अध्यापन किया। इसके बाद मेरे 2 बेटे हैं और बेटियाँ हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। मुझे कभी निराश नहीं करते हैं और दोनों ने इस साल इंजीनियरिंग पास किया। बड़े बेटे ने गोल्ड मेडल के साथ किया और छोटे बेटे ने बिट्स पिलाने से किया। मैं फिर उनमें व्यस्त हो गई। उसके बाद मुझे मौका मिला ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में वार्ताकार के रूप में। तो इधर 7-8 साल से मैं ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में वार्ताकार के रूप में हूँ। अभी 8-9 नवंबर को भी मेरी एक कहानी का प्रसारण हुआ है ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से। तो अभी इन सब कामों में मैं व्यस्त हूँ, लेकिन इस तरह के आयोजन में आना मेरा पहला मौका है। सिद्धार्थनगर आई गई हूँ, रही हूँ, इटवा भी आना जाना हुआ है। बढ़नी का स्टेशन पहली बार देखा है, कुछ चीज़ें मेरे साथ नहीं भी हुई। इटवा की सड़क पे मैं आज सुबह टहलने के लिए गई हूँ, तो वो मेरे साथ पहली बार हुआ। बहुत सारी चीज़ें। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मैंने इतने प्रदेशों से आए हुए लोग और दूर दूर से आए हुए और बहुत से मेरे अभी ही दोस्त बन गए हैं। फेसबुक और फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप कुछ ऐसा जरिया है जो हमें नए लोगों से मिलने का मौका देता है और हम यहीं बैठे बैठे दोस्त होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर कि हम अपनी जगह से जब हट के दूसरी जगह जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है वहाँ के कल्चर के बारे में। जैसे मैं अभी मैम से मैं थोड़ा सा नाम उच्चारण आसामिया वाला नहीं ले पाती हूँ, तो मैंने मैम से भी पूछा कि मुझे आपका साड़ी पहनने का स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया ये असम में हम साड़ी नहीं बोलते हैं, वहाँ पे हम इसको मेखला और चादर बोलते हैं, क्योंकि मुझे वो 2 भाग में लगे। जैसे हमारे यहाँ दुपट्टा बोलते हैं उसको, अगर आप साड़ी के ऊपर पहनते हैं। तो मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली। मैंने कहा कभी आसाम आऊँगी तो जरूर मेखला और चादर जरूर लूँगी। यहाँ आके आसाम से जुड़ी घटना और भी याद आई। मैं कहानियाँ भी लिखती, पुरानी कथाएँ मुझे ज़्यादा पसंद है कि वो छोटे से कम शब्दों में और बहुत बड़ी बात कही जाती है, बहुत गहरी बात कही जाती है। बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े उपन्यास और कहानियाँ पढ़ना टाइम नहीं है या उनको लगता है बहुत बड़ी, तो मैं लघु कथा पसंद करती हूँ। मेरी पहली लघु कथा दैनिक जागरण समाचार पत्र 96-97 में छपी थी और उसका शीर्षक था बेटा जो ठहरा। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आसामिया गई हुई लेखक थे। उन्होंने मुझे फेसबुक पे मुझे मैसेज किया कि मैं आपकी इस कहानी को आसामिया में छापना चाहती हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे
अपने बॉक्स में ढूंढ रही थी, लेकिन संडे वाला होने की वजह से मैं उनको अभी ढूंढ नहीं पाई, लेकिन ढूंढूंगी जरूर, क्योंकि यहाँ आसाम से बहुत सारे लोग आए हैं, तो मेरे दिमाग में भी वो एक याद ताजा हो गई। उन्होंने फिर अपने पत्रिका में मेरी उस कहानी को छापा। असमिया सीखने की भी कोशिश करूँगी, क्योंकि जब आप हिंदी सीख रहे हैं तो मेरे मन में है कि मैं भी नेपाली और असमिया सीखूँ। कभी अगर जाने का मौका मिला तो मैं भी हिंदी के अलावा आपकी भाषा में आपसे बात कर सकूँ। बहुत टाइम ना लेते हुए मुझे लग रहा है ये हम लोगों को कविता पाठ के लिए बुलाया गया है। मेरी कुछ कविताएं हैं, तो एक अभी यहाँ पर अक्षर हाँ अपनी क्या जी जी आपने मेरी एक कविता को दिया है। अच्छा लगा मुझे कि मैं अपने इधर से यूपी से निकल के आपके नेपाल में पहुँच गई। तो अपनी कुछ कविताएं मैं ऐसे सुनाना चाहूँगी कि जैसे कविता क्या है। कविता हम सभी लिखते हैं, तो मैंने उस पर लिखा है कविता उग आती मन के भीतर, कविता उग आती मन के भीतर किसी पुष्प बीज जैसी, और फूटते हैं कोमल अंकुर, फिर खिल उठते हैं सुंदर महकते पुष्प, वातावरण और समाज को सजाने संवारने। मेरे लिए कविता का अर्थ थी। और इसी एक कविता थोड़ा सा मुझे कहा गया था कि थोड़ा सा बड़ी कविताएं लिखिए, तो मैं थोड़ी सी एक छोटी कविता बड़ी सुना रही हूँ। सभी साहित्यकार यहाँ जो उपस्थित हैं कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कहानी, कविता, शेर, गजल सभी लिख रहे हैं। तो उस पर मैंने एक कविता मेरी लिखी है जो कि कविता में प्रकाशित की गई है, जिसका शीर्षक है लिखना जरूरी है। देखती हूँ अपने चारों तरफ बिखरा हुआ कागज और कलम, देखती हूँ अपने चारों तरफ बिखरा हुआ कागज और कलम, इतना कुछ लिखा जा चुका है और लगातार लिखा जा रहा है कि विषय व वस्तु की कोई कमी नहीं है। अनगिनत अबूझ विषय बिखरे पड़े, हर कोई बस लिख रहा है और लिखता ही जा रहा है। वह गढ़ता जाता है अपने मन मुताबिक एक संसार, बस एक आभासी संसार। हर एक बदलाव के लिए वह प्रयासरत रहता है। यह बदलाव दिखता नहीं है, पर जब कभी भी यह बदलाव परिलक्षित होता है तो बड़ी मुश्किलों से होता है और रच देता है एक नया इतिहास। जब तक मानव का जन्म और विकास जीवन के झंझावातों से उलझता रहेगा, तब तक उसकी लेखनी का लेखन जारी रहेगा, क्योंकि सबको चाहिए नीला आकाश, अपने अपने हिस्से का सुंदर आकाश। एक कविता मेरी ऐसी है कि मैं जब इसको सुनाती हूँ तो शायद एक दो लोग भावुक हो जाते हैं, शायद मैं खुद भी हो जाती हूँ, लेकिन इतनी बार पढ़ा है ये आदी हो चुकी हूँ। और ये कविता कुछ ऐसे लिखी थी कि जब मेरे दोनों बेटे एक साथ इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो गए थे और एक साथ ही बाहर चले गए थे, मैंने एक साथ उनके जाने की कल्पना नहीं की। ये था कि 2 साल का गैप है तो आगे पीछे जाएंगे, लेकिन वो एक साथ हो। हस्बैंड का ऐसी नौकरी थी कि उसमें वो प्लान देना बहुत मुश्किल था। तो अब मैं घर में रह गई थी, तो मैंने जब अपने छोटे बेटे को पहली बार अकेले ट्रेन में और बिट्स फुलानी जो कि राजस्थान में वहाँ भेजा, तो उसको भेज के आने के बाद मैंने कुछ लिखा, लोगों ने पसंद भी किया, आप भी सुनिए। शीर्षक है आखिर माँ ऐसी होती है, आखिर माँ ऐसी ही होती है। रेलगाड़ी के रफ्तार पकड़ते ही मन भी एक गति पकड़
पकड़ लेता है। मासूम चेहरा जवान दिखाई देता है, जो मुझे भी बच्चा लग रहा था। जब वो ट्रेन पे बैठता मुझे लगता है नहीं ये मैच्योर हो गया। रेलगाड़ी की रफ्तार पकड़ते हुए मन भी एक गति पकड़ लेता है। मासूम चेहरा जवान दिखाई देता है। कुछ शब्द होठों तक तो कुछ आंखों में छुपा लेती है। आखिर माँ ऐसी ही होती है। कह नहीं सकती कि मत जा, कह नहीं सकती कि मत जा, कहते हुए जुबा रुक जाती है। बस हाथ हिला, हौले से मुस्कुरा, बहुत कुछ अनकहा मन में छुपा लेती है। आखिर माँ ऐसी ही होती है। आने वाले कल के लिए धीरे धीरे जोश से भरकर अपने सपनों को नए सिरे से संजोकर आंगन में एक नया सपना हो लेती है। आखिर माँ ऐसी ही होती है। कुछ होनी अनहोनी भूला बिसरा याद कर, कुछ होनी अनहोनी भूला बिसरा याद कर, सुनहरे भविष्य को भांप कर, सबके स्वास्थ्य सुरक्षा और शांति के लिए मंदिर में एक दिया जला देती है। आखिर माँ ऐसी ही होती है। घर के कोने में जब कोई खिलौना दिखता है, घर के कोने में जब कोई खिलौना दिखता है, यादों का समंदर पलकों को भिगो देता है। प्यार से झुककर उठा, हौले से मुस्कुरा, आंचल में छुपा लेती है। आखिर माँ ऐसी ही होती है। आखिर माँ ऐसी ही होती है। कविताएं जो आपके साथ साझा करना चाह रही थी, कुछ मन की व्यथा थी, वो मैंने आपके साथ साझा करा। और मुझे लगा कि नेपाल को सुनते सुनते अब आप यूपी पे भी वापस आ जाइए, हमारे क्षेत्र में आ जाइए। तो इसलिए मैंने बीच में दखलंदा जी की आपसे कह के। तो सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद।